Good evening, students. Good evening, Good sir. evening, Hello. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. और स्टूडेंट आज बहुत पहले से ज्वाइन करा दिया आपको? Yes, sir. एक कोई स्टूडेंट था जैन करके, उसने ज्वाइन किया था, मुझे लगता है 5 बजे मेरे को। क्यों? Yes, sir. किसमें सर? हाँ हाँ। Good evening, sir. सर गुड किसमें इवनिंग। ज्वाइन हो गए आप? तो बेटा पहले आए? किसमें ज्वाइन हो गए हेलो। सर? किसी में नहीं, हाँ जो मैं ज्वाइन हो गया और कोई बात। बेटा पहले सर की बुक का डिस्कशन कर लें। Yes, sir. और आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए थे? 100 हो गए थे, सॉरी 120। 110. 110 आपके यहाँ हुआ, ओके। सर, तो पर भी बज रहा 5। आपने जो पीडीएफ हाँ भेजा बोलिए। उसमें 127 क्वेश्चन तक ही है। 127 नहीं, हमने बाद में एक और बोला था, पूरा लेवल 1 उसमें है बेटा। एक और भेजा होगा मैंने, उसमें लेवल 1 कंप्लीट है। क्यों बेटा? Yes, sir. हाँ, एक लेवल 1 कंप्लीट भेजा था। आप ही का बेटा मैसेज आया था मेरे पास, किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, आई हैव सेंट इट ऑलरेडी। तो क्वेश्चन 115 तक डाउट बताएं स्टूडेंट्स। 115, 114. 120. Among the following pairs of complexes, in which case delta value is higher for the first one? इसमें बेटा आएगा डेली ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? क्योंकि डेली ऑप्शन में रोडियम का जेड इफेक्टिव बेटर होगा, बाकी एबीसी में फर्स्ट का कम है, सेकंड का ज्यादा है। 20 तक डाउट बताएं। Sir, 112. 112, ओके। डीएसपी 2 आएगा। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना, डी स्क्वायर पे आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी, डीएसपी 2। 20 तक डाउट बताएं। 118. Aqueous solution of nickel 2 contains its magnetic moment, this one, when okay, when ammonia is added to this one, okay, magnetic moment बेटा सेम रहेगा, है ना? पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये D8 सिस्टम है ना? पेयरिंग नहीं होगी इसमें। 20 तक डाउट। 25 तक डाउट। क्वेश्चन 25। 27 तक डाउट। Sir, 121. 121, crystal field stabilization energy of this one is अरे म्यूट कर लो बेटा, तुम्हारा ब्रदर बोल रहा है, भाई बेटी बहन बोल रही, क्या है ना? कोबाल्ट 3 है बेटा, D6 हो जाएगा। D6 में पेयरिंग हो जाएगी 24, यानी -6 कैलकुलेटर ऑप्शन आएगा, ठीक है? पेयरिंग एनर्जी नहीं दी, लेकिन कैलकुलेटर ऑप्शन इसमें आएगा, है ना? ओके। 27 तक 25 में ओके, दिस वन, दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी इसमें, ठीक है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी क्योंकि K2 लिखा हुआ है ना, FeCN6 है। तो अगर आप इस आयरन 2 को लेते तो यहाँ 4 माइनस आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अगर आप इसको 3 लेते तो यहाँ पे 3 माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? +1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको +1 आएगा, नहीं हो सकता। 27 तक डाउट। 28, 29,
30, 35, 132 का 35 तक 130, 132 का ए और बी ऑप्शन 134 का ए, ओके, 132 134 का ए, 132 का ए और बी इसमें स्क्वायर पेनर आएगा, ठीक है ना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, स्क्वायर पेनर आएगा। और कौन सा? 33, 136. 33, 133 in an octahedral crystal field the T2G orbitals are raised in energy by this one, गलत है, lowered in energy by this one, okay, this okay। बॉम्बे बेरी सेंटर से T2G जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर लोअर्ड बाय 0.4 डेल्टा ओ, सही है। 136 में बेटा किसका डाउट है? 136 में पहले में प्रूशियन ब्लू, दूसरे में ब्राउन सही है, तीसरे में ब्लू कलर पीपीटी सही है, ये आ गया टनबस ब्लू, और रेड ब्राउन गलत हो गया ना, व्हाइट आएगा इसमें। दिल्ली में बताया था ना, फेरोसाइनाइड अगर Rn2 के साथ बनाएगा तो व्हाइट पीपीटी आएगा। नेक्स्ट डाउट 137. The complex ion having minimum wavelength of absorption the visible range। सर एक डाउट But सर, 136 absorption का डी minimum डी गलत है, व्हाइट आएगा, सर, बट वो पीपीटी अच्छा है ना, व्हाइट आएगा बेटा, ठीक है ना, व्हाइट सर पीपीटी सर बनेगा डी इसमें। सर डी ऑप्शन डी। हाँ, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, रेड ब्राउन गलत लिखा हुआ है, रेड ब्राउन बॉम्बे आएगा। 1:1 में पीपीटी नहीं मिलेगा ना, ये अदर देन 1:1 हो जाएगा इसमें, और व्हाइट मिलेगा। Rn2 के साथ बेटा व्हाइट आ गया, ठीक है। फेरोसाइनाइड बताते ना, फेरोसाइनाइड सभी D10 के साथ व्हाइट बनाएगा, इसके साथ फेरस आएगा। इसमें 37 क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा हो रही हो वहीं पर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा मिनिमम। तो ए ऑप्शन, बॉम्बे ऑप्शन, इसका ये बनेगा। फिर 139 अच्छा, हेलो, आवाज कट रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं है हो सर। रहा है। वॉइस लैग हो रही है सर। वॉइस हेलो, यस सर।
हाँ, आवाज ठीक आ गई अब? Yes. Yes, sir. तो हम्म यस सर हाँ, 139 तक डाउट बताएं। 139 तक डाउट बताएं। Sir, 139. Sir, 139. 139 में select two isomers having color violet and green respectively. ध्यान दीजिए यहाँ पे two isomers having color violet and respectively. इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें violet कलर दिखता है वो एब्जॉर्ब बेटा क्या होगा बोलिए? येलो, ठीक है ना? और जिसमें ग्रीन दिखता है उसमें एब्जॉर्ब हुआ होगा रेड। ये एब्जॉर्ब कलर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेल्टा ओ ग्रेटर होगा देन डेल्टा ओ ऑफ दिस वन, ठीक है ना? ये वॉलेट वाले का ज्यादा होगा देन ग्रीन, ठीक? ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लिया ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, दूसरे में 3 है, दूसरे वाले का डेल्टा ओ ज्यादा है, गलत हो गया। बॉम्बे ऑप्शन में +3, बॉम्बे ऑप्शन सही जाएगा। कैसे? क्योंकि वहां पे 6 वाटर है और दूसरे वाले में 4 वाटर 2 क्लोराइड है, बॉम्बे सही जा रहा है। कैलकाटा ऑप्शन में देखिए ONO गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले में वीक लिगेंड आ रहा ONO और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा। दिल्ली ऑप्शन में 3 अमोनिया 1 ब्रोमाइड है, ये गलत हो गया, आंसर बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है? 140। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, आपने नहीं भेजा हुआ सर पीडीएफ? अरे पीडीएफ आया हुआ आपके ग्रुप में, मैंने भेज रखा, लेवल 1 का पूरा भेज रखा बेटा। नहीं सर, 127 तक किया है। 127 तक की है सर। Yes, sir. 127 तक ही है? हाँ सर। नहीं, मैंने सब भेजा तो सभी ग्रुप में था बेटा। 127 तक. सर नहीं है, 127 से आगे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप में से काफी बच्चों ने किया कि नहीं किया? ये नहीं किया? सर किया है। सर किया सर। यार उनके पास में बुक होगी इसलिए उन्होंने कर लिया, तभी हाँ, जिन्होंने बुक होगा उन्होंने कर लिया होगा। तो ऐसा करो फिर, अगर नहीं किया तो छोड़ देते हैं, और क्या 140 तक फाइनल करके मैं छोड़ देता हूँ, है ना? हाँ, 40 के बाद डिस्कशन नहीं करेंगे फिर। हाँ सर, वो आपने जो आपका नया लेक्चर है उसमें आपने कहा मेटलर्जी हो गया सर। मेटलर्जी वही थर्मल डिकम्पोजिशन वाला है क्या? अरे नहीं भाई, मेटलर्जी चैप्टर आता है, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है ना? नहीं सर, उसमें आपने कहा है कि मेटलर्जी आपका हो गया है, मैंने पढ़ा दिया, ऐसा आपने कहा है उसमें। अरे यार, ये तो ये सोच यार, मेटलर्जी आपके लिए लेक्चर थोड़ी बनाए, तो हमेशा ये लेक्चर बना दिया ना, तो आपको जो लेक्चर पढ़ाएंगे बस उन्हीं को सोचो। मेटलर्जी हमने अभी कहाँ पढ़ाया? हाँ तो सर वही पूछ रहा। हाँ, तो इतना कहाँ टेंशन करते हो बेटा, हैं? ऐसा थोड़ी कहेंगे कुछ और करेंगे और कुछ। वो तो हमेशा के लिए हो गया ना, क्योंकि हमें तो वीडियो बनाना, तो हमें तो प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा जो आगे सबके लिए काम आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बाद में दोबारा आएगा तो हम बोलेंगे बेटा उसे मेटलर्जी ऐड कर देना, है? आपके लिए मैं बोल दूंगा मेटलर्जी नहीं पढ़ाया अभी। ओके, 140 तक कोई डाउट? ओके, तो 140 तक मैंने किया है, और इसके बाद का फिर पीडीएफ भिजवा के आपको, ठीक है बेटा? ओके, तो पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था, ब्लीचिंग पाउडर हो गया था, हेलो, और देखिए आयोडीन के बारे में बताया। हाँ सर. नहीं, आयोडीन तक बताया था, इसके आगे और कुछ नहीं बताया ना? Yes, sir. नहीं. हाँ, आयोडीन का वाटर के साथ रिएक्शन बता दी थी, और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा दिया था। यानी अब तक डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कम प्रपोर्शनेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस हैं एल्कली और वाटर के साथ बताई। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन में मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट खत्म हो गया, कौन सा? non-metal disproportionates in alkaline medium. Not all, some non-metals. Some non-metals disproportionate in the what? Water. ठीक? अब non-metal के बाद
दूसरा पॉइंट आता है इसमें बेटा मिक्स एसिड एंड हाइड्राइड। ये मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद होगा कि मिक्स्ड एसिड एंड हाइड्राइड्स disproportionate in H2O and alkali। ये मैंने आपको जब आप लोग कोटा में क्लास चल रही थी तभी बताया था, और मुझे याद है जब मैं ब्रिस्बेन पढ़ा रहा था उस वक्त डिस्कशन किया था शीट का, उसमें मैंने आपको बता रखा है। Yes. तो मिक्स एसिड एनहाइड्राइड क्या है? वो एसिडिक ऑक्साइड्स जिनमें नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अनकॉमन Uncommon यानी हो। ग्रुप का अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है ना। तो जैसे वाटर ले लिया और यहां पर NaOH ले लिया हमने, तो बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो 3 आएगा और एक नाइट्रोजन का 5 आएगा। तो अब 4 से 3 और 4 से 1 5 आएगा, तो यहां पर बन गया HNO2 N प्लस HNO3। और इसी में कैसे बनाएंगे? NaNO2 बनाएंगे और NaNO3 बनाएंगे, क्योंकि ये अल्कलाइन है, इसी का सॉल्ट बन जाएगा। एक और केस आएगा ClO2 का। ClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ये ग्रुप की अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि क्लोरीन का 17 ग्रुप है। ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी 7 5 3 1, ये 4 है, ठीक है ना। तो वाटर और NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन बनेंगे उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 4 3 आएगा, एक 5 वाला आएगा। तो फार्मूला बनेगा HClO2 N प्लस HClO कितना 5 है ना 3, यहां जाएगा NaClO2 N प्लस NaClO3। एंड लास्ट केस इज Cl2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पे 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 6 है, H2O NaOH। और इसमें बनेगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, एक बनेगा 6 है ना, एक हो गया 5 वाला बनेगा और एक क्लोरीन 7 वाला बनेगा ऑक्सीडेशन, है ना। तो HClO3 N प्लस HClO4 और अल्कलाइन मीडियम में इसका सॉल्ट बन जाएगा NaClO3 N प्लस NaClO4, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन में ये सेकंड पॉइंट हो गया कि यानी मिक्स एसिड एनहाइड्रेट डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। पहले नॉन मेटल का बनाया, अब मिक्स एसिड एनहाइड्रेट का बताया। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में जो तीसरा बेटा पॉइंट आएगा, तीसरा जो मैंने कैटेगरी रखी है वो आयंस की है। किसकी? आयंस की, स्पेशली मेटल कैटायंस की है। तो इसके बारे में मैं लिखता हूं यहां पे, मेटल आयंस ऑब्लिक ऑक्सीएनायंस of D block metals can undergo disproportionation, ठीक है ना। some ions oblique oxyanions and this one। तो बेटा इसमें जैसे पहली बात आती है कि क्यूप्रस आयन फ्री
cuprous ion doesn't exist as it disproportionate ठीक है बेटा, देखें कॉपर 1 आ गया, एक्वस ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा, कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड कॉपर में, दिस इज ट्वाइस। तो बेटा फ्री क्यूप्रस आयन डजंट एग्जिस्ट, वो तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और इसका जो ई नॉट वैल्यू है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस है, ठीक है ना। और इस डिस्प्रपोर्शनेशन का मेन कॉज क्या है ना, द ड्राइविंग फोर्स for disproportionation of copper 1 is higher hydration energy of copper 2, which overcomes second ionization IE2 of copper। ठीक बेटा, जैसे 11th में जो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े होंगे, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बेटा कॉपर को आयोनाइज अगर मैं करूं तो कॉपर +1 और +2 इन दोनों स्टेट्स में किस स्टेट का में कॉपर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कॉपर 1, क्योंकि कॉपर 1 का D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन कॉपर 2 जब बनाएंगे तो हमें D9 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दें कॉपर 2 एक्वस फेज में ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि कॉपर 2 का चार्ज ज्यादा होने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम करेगी, यानी उसको कंपनसेट इजीली कर सकेगी। और इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं हम लोग ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है। यही पॉइंट आप लोग एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और चाहे तो आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल केटायंस लिखे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद वहां पे लिखा भी हुआ ये पॉइंट है ना। अच्छा, अब तो एक और बात स्टूडेंट बताएं, यहाँ पे कॉपर 1 can be stabilized in the form of water insoluble compounds, CuCl, CuBr, CuI, Cu2O, Cu2S, CuCN, CuSCN, etc. are in the form of stable complex ion CuCN whole 4 3-। बेटा जो अब सवाल उठता है कि जो कॉपर आयन है वो उसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर 1
एक्वस फेज में कैसे स्टेबलाइज होगा? तो कॉपर 1 stabilized in the aqueous phase in the form of water insoluble compound like CuCl, CuBr and this. और अब मैंने आपको ये बेटा पढ़ाया है कि किसी केटायन का अगर क्लोराइड इनसॉल्युबल है तो उसका ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, साइनाइड, थाओसाइनाइड ये सब इनसॉल्युबल होंगे, या फिर हम इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में उन्होंने जानते हो क्या दे दिया? ये एक इक्विलिब्रियम दे दिया, ये इक्विलिब्रियम दे दिया और इस इक्विलिब्रियम में उन्होंने पूछा कि which of the following ions can shift this equilibrium into left? Option A chloride, B iodide, C cyanide and D कुछ था उसमें, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, है ना। मान लिया उसमें सपोज करिए नाइट्रेट था, तो आप हमको बताइए आंसर क्या क्या होगा, बोलिए। ABC नाइट्रेट सॉल्युबल होगा। अच्छा एक और बात को बता दें, जैसे इसमें सल्फाइड हो जाए, सल्फाइड, तो सल्फाइड लेफ्ट को भी बेटा करेगा, राइट को भी करेगा, क्योंकि कॉपर 1 और कॉपर 2 दोनों के सल्फाइड इनसॉल्युबल है, जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सिर्फ क्यूप्रस इनसॉल्युबल है, कॉपर 2 के सॉल्युबल है, ठीक है ना। साइनाइड भी ऐसी, साइनाइड में रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। अच्छा, कॉपर के बाद बेटा दूसरा पॉइंट शुरू होता है यहाँ पे, इसका दूसरा पॉइंट है ये वाला, देखिए जैसे हम यूं लिखें, मरकरी लिख लिया, मरकरी 2+ aqueous and plus mercury, and this gives mercurous। और बेटा एक बात बताएं, इस फॉरवर्ड रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन या कम प्रपोर्शनेशन? कम प्रोपोर्शन। फॉरवर्ड कम प्रपोर्शनेशन और बैकवर्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल मैं आपसे बोलता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा मर्क्यूरस आयन डिस्प्रपोर्शनेट कब और कैसे करेगा, तो आपका जवाब कैसे होगा? अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर इस इक्विलिब्रियम में कोई ऐसा आयन डाल दें जो आयन मर्क्यूरिक आयन के साथ यानी Hg2+ के साथ कंबाइन करके हाईली वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड बना दे, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो और इस तरीके से क्या होगा, मर्क्यूरस डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। तो मैं इस पर एक पॉइंट बोलता हूं, आप लोग गौर से सुने। Mercurus undergoes disproportionation in the presence of those anions with which mercuric ion forms water insoluble compound or complex or stable complex। ठीक है ना, मैं लिखता हूं, फिर आप लोग पढ़िएगा इसको और फिर मैं इलस्ट्रेट करता हूं। Mercurus ions undergo disproportionation in the presence of those ions which form less soluble precipitate or stable complex ion with Hg2+। अच्छा, जो बात मैंने यहां लिखी है
वही चीज तो यहाँ पे भी आ रही है ना, कॉपर में भी। बोलो है कि नहीं? ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब कॉपर 2 स्टेबलाइज हो। और बैक कब जाएगा? जब कॉपर 1 स्टेबलाइज हो। वन स्टेबल। वही चीज देखिए यहाँ पे भी है, जो मैंने भी अब बताया, वही चीज यहाँ पे भी। ठीक है ना? तो जैसे मैं इस पर इसको इलस्ट्रेट करता हूं, यहाँ पे देखिए। मान लिया मरकरी लिया हमने, मरकरी 2+ एक्वस फेज में है, इसमें हमने H2S गैस को पास किया है। और जैसे पास करेंगे बेटा, यहाँ पर HgS का पीपीटी आ जाएगा और ये ब्लैक होगा एंड ट्वाइस H+। और इसका KSP सभी लोग जानते बहुत लो है, -54। अब हमने मर्क्यूरस ले लिया, मर्क्यूरस ले लिया N2+, एक्वस प्लस H2S गैस इसमें पास किया। तो जब पास कराएंगे तो बेटा क्या होगा, ये यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा मरकरी। ठीक है ना? या आप इसको ऐसा कर लो, Hg2S ये बना और इसको आप कन्वर्ट करा दिए किसमें, Hg प्लस HgS। ठीक है ना? तो ये दिखेगा आपको ब्लैक और ये आपको दिखेगा ग्रे ब्लैक। तो आपने देखा क्या कि मर्क्यूरस हो या मर्क्यूरिक हो, दोनों की रिएक्शन अगर हम H2S से कराते हैं तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों में कॉमन प्रोडक्ट, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, बस एक्स्ट्रा एक चीज यहां पर नई बन जाएगी। क्या? या मरकरी नया आएगा प्रोडक्ट। ठीक, अब मैं इसी में दूसरा रिएक्शन आपको करा के दिखाता हूं। सर Hg2S भी तो इनसॉल्युबल। सर Hg2S भी इनसॉल्युबल है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा ना। Hg2S की सॉल्युबिलिटी कम आएगी, सॉरी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू व्हाट मरकरी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है ना? क्योंकि मर्क्यूरस सल्फाइड में मर्क्यूरस बाई न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, कहाँ गया, Hg और Hg ये बनेगा, ये प्लस और ये प्लस, ये है। ठीक है, एक मिनट आपके सामने मैं रखता हूं, ये आ गया और एक यहाँ पर Hg2 और ये सल्फाइड आया। हमको बताओ आयनिक इंटरेक्शन कहाँ ज्यादा अच्छे हैं? जवाब दो, बोलो। दूसरा वाला। सेकंड दूसरा में ज्यादा है ना? हाँ, इसे तो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट किया। एक अगला केस मैं लेता हूं यहाँ पे। मान लिया मरकरी की रिएक्शन हमने करा दी Ki के साथ, 2Ki, तो बना क्या यहाँ पर, Hgi2 बन गया। Hgi2 कैसा होगा? रेड होता है, ये रेड होता है। अगर मैं इसको 120 डिग्री पर हीट कर दूं तो अब यहां पर Hgi2 की वेपर्स मिलेंगी और ये दिखता है येलो, येलो सब्लिमेट इसको कहा जाता है। ठीक, ये जे में आ चुका है। अच्छा, अब मान लिया यहां पे एक काम और करें, Hgi2 में 2Ki एक्सेस हमने डाल दिया। अब आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर Hgi2 में बेटा एक्सेस Ki डाल दें तो क्या बनेगा? जवाब दें। कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया ना कि सिक्स्थ पीरियड के जो मेटल केटायन है, सिक्स पीरियड के जो मेटल केटायंस हैं, है ना, सिक्स पीरियड के जो मेटल केटायंस हैं उनके वो आयोडाइड के साथ पीपीटी बनाते हैं और एक्सेस आयोडाइड में डिसॉल्व भी हो जाते हैं। और ये हो गया कलरलेस, हो गया कलरलेस, कोई डीडी ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं है और ये आपका रेड था। ठीक, अब मैं अगले पेज पर आता हूँ। एक नेस्लर्स रिएजेंट बहुत बार आप लोगों ने हमसे पूछा है। अब देखिए नेस्लर्स रिएजेंट क्या है। नेस्लर्स रिएजेंट बन गया K2HgI4N+QH।
ये इस कॉम्प्लेक्स अभी जो आपको मैंने बताया ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स अभी मैंने आपको बना के दिखाया, समझ गए ना कैसे बना कॉम्प्लेक्स? इसमें हमने QH डाले। इसका यूज क्या है? यूज, अमोनिया। it is used to identify ammonium ions oblique ammonia, ठीक है, even at ppm लेवल। मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है, ppm लेवल पे भी हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे होगा ये, है ना। अब मैं मर्क्यूरस के साथ बात करता हूं। ये मर्क्यूरस आयन हो गया, इसकी रिएक्शन हमने 2Ki से करा दिया और बन गया बेटा Hg2I2 बन गया, और ये ग्रीन कलर का पीपीटी आता है। लेकिन जब इसको वार्म करेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और बदल जाएगा Hg प्लस HgI2 में, और ये है रेड और ये है ग्रे ब्लैक। अब देखिए एक बहुत खास बात, आपको आपने देखा यहाँ पे वार्म करना पड़ा, और जरा पिछले वाले पेज पर आइए, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे ही डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, और यहां पर आपने इसको हीट किया, वार्म करना पड़ा। उसका जान तो मतलब बेटा क्या है? एक्चुअली जो HgI2 है इसका KSP ठीक है लो तो है, लेकिन आप देख रहे हैं ना HGS का KSP कितना लो आ रहा, -54, बहुत लो है ना। मतलब इतने लो पे इसका मतलब क्या हुआ, सल्फाइड पाते ही तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वार्मिंग की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मर्क्यूरस आयन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ those ions which form less soluble precipitate or stable complex either at room temperature or at heating, है ना। तो यहां आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, either at room temperature or on warming। वार्मिंग भी बेटा किया जा सकता है ना। ओके, कई ऐसे केसेस हैं जहां पे वार्मिंग की जाती है। अच्छा, एक कंक्लूजन बड़ा अच्छी बात देखिए जो मैंने भी बोला, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक की रिएक्शन अगर किसी रिएजेंट से कराते हैं तो दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलता है, बस अंतर ये रहेगा कि मर्क्यूरस वाले में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मर्करी आएगा। देखिए यहां भी वही बात आ रहा ना, जो मर्क्यूरिक में बनाया था वो यहां मर्क्यूरस में, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहां पर क्या आ गया, मर्करी आ गया। अच्छा, अगर हम इसी में एक्सेस Ki डाल दें, अगर हम इसमें एक्सेस Ki डाल दें, अब क्या होगा, यहां पे मर्क्यूरी मिल जाएगा और K2HgI4 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी ये वाला फिर एक्सेस Ki में मर्क्यूरी तो डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब नेस्लर्स रिएजेंट कैसे काम करेगा मैं उसके बारे में बेटा बताता हूं, ठीक है ना। नेस्लर्स रिएजेंट, नया पेज निकाल लेता हूं। नेस्लर्स रिएजेंट है K2HgI4 and प्लस KOH, ठीक। मान लिया अमोनियम आयन का आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम, ओके, ये हम बताने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो अमोनियम आयन है ना, अमोनियम आयन की रिएक्शन होगी KOH के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जवाब दें। अमोनिया बन गया, प्लस पोटेशियम आएगा, प्लस वाटर आ जाएगा। सही है ना? Yes, sir. अमोनियम आयन के साथ QH रिएक्ट करेगा दिस वन। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पे, ये जो K2 HgI4 है, it will be found to be in equilibrium with 2KIN plus HgI2। कॉम्प्लेक्स है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में रहेगा। अच्छा, फिर ये जो HgI2 है ना, HgI, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है। अमोनिया, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये यहां पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा, अब यहां पे क्या बन गया? Hg, और यहां पर आ गया NH3, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस I एंड दिस इज I। ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, यहां से निकल गया HI और बन क्या गया? I Hg NH2। ठीक है ना? I Hg NH2 बन गया। साथ ही साथ यहां पर एक काम और होगा, HgI2 का OH माइनस के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? इसके साथ यहां पर इंटरेक्शन होगा और ये क्या बनाएगा? यहां पर HgO बना लेगा, HgO बना गया N प्लस 2I माइनस। तो ये भी बेटा, ये भी इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल है। तो यहां जो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये जो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दोनों प्रोडक्ट मिलकर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? यहाँ पे HgO डॉट Hg NH2I, और ये ब्राउन कलर का आता है, ब्राउन कलर PPT। इसका नाम आएगा बेसिक मर्करी अमाइडो आयोडाइड। आयोडाइड, इसका एक नाम और कहा जाता है आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस। तो बेटा यहां पर क्या होगा? बेसिक मर्करी अमीडो आयोडाइड बन जाएगा। अच्छा, एक और आपको बता दें, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया बेटा यहां पर मर्कुरिक नाइट्रेट होता, क्या मर्कुरिक नाइट्रेट अगर होता तो प्रोडक्ट क्या बनता? बोलो। जहां आई है वहां क्या लिखा जाता? NO3. NO3। मर्कुरिक क्लोराइड होता तो जहां आई है वहां क्या लिखा जाता? Cl. Cl लिखा जाता, और कोई चेंज नहीं आएगा, यही प्रोडक्ट रहेगा। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे आई के आ जाने से कलर में वेरिएशन आ गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि मर्कुरिक क्लोराइड, मैं मर्कुरिक क्लोराइड की रिएक्शन अब डायरेक्ट अमोनिया से मैं करा रहा हूं, अमोनिया सोल्यूशन से करा रहा हूं। तो अब फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बन गया HgO डॉट Hg NH2Cl। समझ गए? HgO डॉट Hg NH2Cl। अगर हम मर्कुरस क्लोराइड ले लें, मर्कुरस क्लोराइड ले लें और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं, अमोनिया सोल्यूशन से कराएं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Hg
प्लस HgO डॉट HgNH2Cl। तो ये आपको व्हाइट दिखता है, ये आपको व्हाइट दिखता है, और ये आपको व्हाइट दिखेगा, और ये दिखेगा ग्रे ब्लैक, ग्रे ब्लैक दिखेगा। ओवरऑल आपको कैसा दिखेगा? ये ब्लैक दिखता है। तो आपने देखा मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दोनों के बीच जब रिएक्शन किसी प्रोडक्ट के साथ होती है, किसी रिएजेंट के साथ होती है, तो प्रोडक्ट तो सेम आता है, बस अंतर क्या आता है कि मर्क्यूरस में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा मर्क्यूरी का, ठीक है ना। एक्चुअली इसको आप सेकंड वाली रिएक्शन को ऐसे सोचे, एक्चुअली जो व्हाइट मिलता है ना, ये व्हाइट मिलता है, और इसके ऊपर मरकरी, आपको मालूम होगा कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो मरकरी इसके ऊपर फैल जाता है, या मरकरी के ड्रॉपलेट्स इसी के ऊपर दिखने लगते हैं। तो एक व्हाइट बेस होगा, उसके ऊपर मरकरी के ड्रॉपलेट बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसा व्यू आता है इस पीपीटी का। तो ओवरऑल ये आपको ब्लैक दिखता है, लेकिन देखा जाए तो क्या होगा, स्पॉटेड ब्लैक आएगा, स्पॉटेड ब्लैक आए, लेकिन आप दूर से दिखोगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, इसको ब्लैक ही बोला जाता है। तो हमने क्यूप्रस बता दिया, हमने बेटा मर्क्यूरस बता दिया। अब एक और एनायन है यहाँ पर जिनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो तीसरा आयन है डी ब्लॉक में। सर ये मैकेनिज्म याद करने के? नहीं, जरूरत नहीं, आपको ये फाइनल याद करना है। क्या बनेगा? मैकेनिज्म याद करने से आपको सोचने में आसानी रहेगी कि बेसिक मरकरी अमीडो क्लोराइड कैसे बना, यानी मीडियम बेसिक है तो HgCl2 का हाइड्रोलिसिस हुआ, इसमें आ गया। अमोनिया है तो यानी क्या हुआ, एक Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों Cl के सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होंगे, एक का आएगा, ठीक है ना। दोनों अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो लेस स्टेबल कंपाउंड बनेगा, इसलिए यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा। सर ऐसा क्या लेस स्टेबल ठीक। कैसे? अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया मरकरी, एक बना दिया NHH, ठीक है, एक हमने मरकरी इसके साथ जोड़ दिया Hg, ये लोन पेयर आ गया, ये बना ना। अब इसी के साथ मैं दूसरा जोड़ना चाहता हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें sp रखना है। अब ये जब जुड़ेगा तो यहां पर आएगा N, और N जब जुड़ेगा तो इसके साथ यहां पर आएगा ये लोन पेयर, और ये आएगा यहाँ पे H, ये आएगा यहाँ पे H, ठीक है ना। मतलब दो आएंगे तो इसको Hg रहना। अब दूसरा जो हमने बनाया उसको मैं दिखाता हूं, Hg और ये Cl Sp। अब जानते हो क्या होगा, ये पिरामिड है, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, इसके लिए एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, बल्कि ये ग्रुप ना हो गया, पूरा एक ग्रुप हो गया। ये समझ रहे हो हमारी बात को? तो ये जो H इधर आ रहे हैं, इधर जो लोन पेयर आ रहा है वो तो ठीक है, आपको ये स्टेट सा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो लोन पेयर की स्थिति रहेगी यर्ली लो, तो ये आपस में क्या करते हैं, क्राउडिंग फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पे नहीं बन पाता, इसमें सिंपल है, इसके लोन पेयर अगर होंगे तो इधर होंगे। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है कि NH2 माइनस, अब जैसे एक और बात बताओ, अभी हमने HgI2 में दो, इसकी रिएक्शन OH माइनस दोनों करा दिया ना, HgOH होल ट्वाइस, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूशन करा के HgO बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? देखो यहाँ पे दोनों Cl सब्स्टिट्यूट हुए, यहाँ पे दोनों Cl सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहे, यहाँ क्यों हो गए, यहाँ क्यों नहीं हुए? एक और सवाल इसमें, पहले वाले में अमोनियम बने होगा NH2 माइनस, और उस वाले में बना होगा OH माइनस। NH2 माइनस और OH माइनस में कौन बढ़िया कंजुगेट बेस है?
बताओ। NH2 minus. NH2 माइनस। 2 minus. तो अगर NH2 माइनस ज्यादा अच्छा बेस है तो आप जरा सोचो, मरकरी पर जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल फास्ट आएगा, स्लो आएगा? स्लो। स्लो आएगा। तो सेकंड स्लो भी आ रहा और सेकंड के लिए क्राउडिंग फैक्टर भी आ रहा, जबकि ऐसा यहाँ पर HgO में नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही आता है। ठीक है ना, ये बेसिस है। क्राउडिंग तो क्लोरीन के लोन पेयर से ज्यादा नहीं अरे होगी, वो भी तो, बेटा देख, लोन पेयर क्लोरीन के कहाँ जा रहे हैं? क्राउडिंग के लोन पेयर कहाँ से आ जाएंगे? वो भी तो sp3 क्लोरीन के लोन पेयर hybridized कहाँ है? अवे फ्रॉम मरकरी है। यहाँ बताओ इसमें क्या हो रहा है? सर नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लोरीन भी हाँ, नाइट्रोजन sp3 sp3। मेरी बात जरा सुनो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन आई ना, इसके तीन तरफ, इस मरकरी के चारों तरफ यहाँ पर H आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ मैंने 2D में दिखाया है। इस मरकरी के एक तरफ ये 2 H आएंगे, दूसरी तरफ दूसरे H आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? सर ये लाल कलर का डिस्कशन काम का है क्या? नहीं, मतलब ही नहीं, आपने पूछा इसलिए बात कर रहा हूं। हाँ। तो ये जो Hg है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, Hg के जो लाइन आई नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है, इसके तरफ यहाँ पर क्या है, इस मरकरी की तरफ, इस तरफ 2 H हैं, उधर भी 2 H होंगे। तो मरकरी के अराउंड कितने H हो गए? 4 इस टाइप के हो गए ना। 4। हाँ, तो इनमें क्या होगा? क्राउडिंग आएगी नहीं आएगी? क्योंकि पूरा 360 स्पेस को प्लस इसके अलावा ये जो एंगल है, ये एंगल 109 से कम है, तो मरकरी और इसके बीच की दूरी भी कम होगी। पूरा आप 3D व्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राउडिंग क्यों आ रही। क्लोरीन के लोन पेयर अलग आउट जा रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर आउट जा रहा है। मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, समझिए ना। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नेट आयंस है ना, देखिए मैग्नेट MnO4 माइनस, या इसको ऐसे लिखें हम लोग, इसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर्ड magnet ion exist only in strongly alkaline medium। ये मैंने पहले भी बताया है। जो ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन है बेटा, वो सिर्फ स्ट्रांगली अल्कालाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है। इट disproportionates on dilution with water or by adding acid। तो देखिए ये जो मैग्नेट आयन है, देखिए इधर सब लोग MnO4 and 2 माइनस, ये ग्रीन है। ये स्टेबल है सिर्फ कब? जब मीडियम स्ट्रांगली अल्कलाइन है। लेकिन जैसे हम बेटा इसमें क्या करूं, हम पानी डाल दें, जैसे हम पानी को डाल देंगे तो क्या होगा? अल्कलिनिटी क्या होगी? कम होगी। बोलिए। यस सर। जैसे इसमें पानी डालेंगे अल्कलिनिटी कम होगी। अल्कलिनिटी कम होने का मतलब pH थोड़ा कम हो गया। अब क्या होगा यूनिट वॉल्यूम में? अब क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट अगर करेगा तो किस में बदलेगा? एक तो 6 है
अब मरकरी सॉरी मैग्नीज का एक प्रोडक्ट बने, एक 7 में जाएगा और अगला मैग्नीज किस में जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि मैं मैग्नीज 2 बना दूं या मैग्नीज 4 बना दूं, 2 और 4 बना दूं। लेकिन ध्यान दीजिए मीडियम यहाँ आपने कितना भी पानी मिला दिया होगा, पहले मीडियम क्या था, स्ट्रांगली एल्कलाइन था, आपने यहाँ पे पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद अभी भी मीडियम क्या होगा, अल्कलाइन ही होगा। Alkaline. तो जब अल्कलाइन होगा तो अल्कलाइन मीडियम में 2 आएगा या 4 आएगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। 4 आएगा क्योंकि वीकली एल्कलाइन हो गया तो इसलिए यहाँ पर अब 4 आ जाएगा। अच्छा 4 यहाँ पर आ गया तो ये मैग्नीज 7 में यहाँ पे क्या बनेगा, 7 बनेगा MnO4 माइनस, यानी पर मैग्नेट बन गया, और प्लस Mn को Mn जो 4 में आया उसको किस फॉर्म में लिखूं बेटा, MnO2 लिखा है। तो ये आ गया कैसे, ब्लैक, MnO2 ब्लैक आएगा, और ये कैसा आएगा, पर्पल आएगा। अच्छा एक और बात सुनना, अगर यहाँ मीडियम एसिडिक होता, स्ट्रांगली एसिडिक होता, तो ये जो MnO2 है, MnO2 बेटा फिर नहीं मिलता आपको, क्या मिलता, MnO2 में IMR हो जाता, और IMR होके आपको फाइनली क्या मिलता, Mn2 प्लस मिलता। ठीक है ना। तो ये इसमें आगे यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, मैग्नीज 6 से हम गए मैग्नीज 7 और यहाँ आए मैग्नीज 4, यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मैग्नीज हो गया 3, यहाँ पर आ गया 6 माइनस, और बेटा यहाँ पर आ गया 2 माइनस आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 OH माइनस और जोड़ दिए, 4 OH माइनस और जोड़ दिए, तो अब यहाँ पर आएगा 4 है ना, 2H2 आ गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब मैं आपको यहीं पर परमैग्नेट का प्रिपरेशन बताता हूँ, ठीक है ना, कि परमैग्नेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इस क्योंकि हमारा इस जो अभी मैंने पढ़ा इसका यूज मैं करूंगा, प्रिपरेशन ऑफ परमैग्नेट, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। हमने ले लिया बेटा MnO2, परमैग्नेट किसका कंपाउंड है, मैग्नीज का। परमैग्नेट किसका कंपाउंड है, मैग्नीज का। मैग्नीज हमको कैसे मिलेगा, हमको मैग्नीज नेचर में मिलेगा MnO2 के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, ये मैग्नीज MnO2 हमने सॉलिड ले लिया, प्लस हमने यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया या QH ले लिया, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे QH सॉलिड ले लिया, या फिर हम पोटेशियम कार्बोनेट ले लें, ये भी सॉलिड ले लें, प्लस हमने पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया सॉलिड, या फिर हम यहाँ पे एयर ले सकते हैं और इसको हीट किया। रिएक्शन अकर्स इन molten state, molten phase, oblique state। तो रिएक्शन बेटा यहाँ पे मोल्टन स्टेट में कराई जा रही है, मतलब कहने का पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। और यहाँ मोल्टन फेज कौन, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, कौन, QH पोटेशियम कार्बोनेट मेल्ट हो जाएंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा बताएं। पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा, देखिए मैं आपको फीचर बताता हूं। पोटेशियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन मिलेगी, या आपने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर से ले रखा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन मिलेगी, सवाल उठता है वो किसको ऑक्सीडाइज करेगी, वो जवाब दीजिए, किसको ऑक्सीडाइज करेगी, Mn को ऑक्सीडाइज करेगी। Mn का ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ 4 है, तो ये 4 से कहां जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 7 में 6 में जाएगा या 7 में जाएगा, ये डिसाइड करेगा pH, ये डिसाइड करेगा pH। अगर मीडियम एसिडिक है तो 7 में जाएगा, अगर मीडियम स्ट्रांगली एल्कलाइन है तो 6 में जाएगा।
6 में जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग बताइए, आपको याद होगा जिस दिन Plus मैंने 6. रेडॉक्स स्टार्ट किया था तो 6 में जाएगा। तो जब 6 में जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? K2MnO4। K2MnO4 ये बेटा इस समय आपको ग्रीन मिलेगा, है ना? अच्छा, इसमें क्या करेंगे? एक्सट्रैक्टेड विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्यों लिया हमने? K2MnO4 तो बेटा बन गया, मिनिमम अमाउंट वाटर क्यों लिया? ज्यादा ले लेते पानी क्या हो जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। हाँ, जब ज्यादा लेंगे तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर बन गया K2MnO4, ये बन गया इसका सॉल्यूशन, है ना? ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक। अच्छा, अब मान लिया इससे हमें KMnO4 बनाना है। क्या बनाना है? KMnO4। तो KMnO4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। इस समय मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। मान लिया हमारा मन करता है यार कि ऐसा करें, इसमें क्लोरीन गैस को पास करा दें, ओजोन को डाल दें, एक्सेस वाटर डाल दें और एसिड डाल दें, और एक काम और करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। अच्छा, जब पानी डाल देंगे तो जानते हो क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, किसमें चला जाएगा? KMnO4 N प्लस MnO2। हाँ, तो बेटा हमको ये बताओ, अगर हमें K2MnO4 से KMnO4 बनाना है तो पानी के डालने से हमारा बेनिफिट बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? नहीं हुआ, MnO2 बन गया। MnO2 भी बन गया। अरे जहां से हम लोग बेटा आए थे, फिर वहीं पर कुछ पोर्शन में ही फिर पहुंच गए। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये बेटा ये चाहते हैं कि क्वांटिटेटिव कन्वर्जन हो। क्वांटिटेटिव कन्वर्जन का मतलब जितने मोल्स K2MnO4 हैं उतने मोल्स हमें KMnO4 मिले। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्कलाइन मीडियम में ही हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं। तो इसके लिए हमने क्लोरीन गैस को पास कर दिया। अच्छा, जैसे क्लोरीन गैस को पास करें, मीडियम यहाँ अल्कलाइन है, तो क्लोरीन गैस क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा Cl- और ClO- में। बोलो, पहुंच जाएगा ना? और अब ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 में। और अब आपको बता दें, यहां पर हमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने इसको अल्कलाइन मीडियम में ही यहाँ पे क्या कराया है? ऑक्सीडाइज कराया है। ओजोन ले लें, ओजोन में क्या होगा यहाँ पे? तो जब हम क्लोरीन बेटा पास कराएंगे, तो क्लोरीन जब पास कराने में कौन सा एजेंट था जिसने K2MnO4 को ऑक्सीडाइज किया? क्लोरीन गैस या ClO-? बोलो बेटा। ClO-। सॉरी, एक मिनट। बैक कर। ओके, तो अब यहां पर अगेन ओजोन भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 में। एक और बड़ा अच्छा काम होता है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दें। जिसका कभी ऑक्सीडेशन ना हो सके, सबसे अच्छा मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यानी बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी में इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो यहाँ KMnO4 बन सकता है। तो बेटा इस इलस्ट्रेशन से आपको क्या पता चला? सर ये ओजोन वाला एक बार बताना तो सर। ओजोन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या करेगा? कुछ नहीं, ओजोन ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना? हाँ ठीक। ओजोन ऑक्सीडाइज कर देगा और बाकी यहाँ पे अगला प्रोडक्ट बन सकते हैं, Cl- लिख सकते हैं, अगला प्रोडक्ट यहाँ O2 लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमने समझाने का हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमने KMnO4 को कैसे बनाया। KMnO4 को कैसे बनाया?
नेचर में हमारे पास MnO2 है, नेचर में हमारे पास MnO2 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, MnO2 को मैंने कन्वर्ट किया कहां पर, पोटेशियम मैग्नेट में। पोटेशियम मैग्नेट को फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक्वस फेज में लाया और फिर इसका क्वांटिटेटिव कन्वर्जन लाया। तो फॉर क्वांटिटेटिव कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 into KMnO4 we must oxidize it in the alkaline medium। तो अब यहाँ पर हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं, ओजोन यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने पेज आपको भी पढ़ाया है, ये आप NCERT के डी ब्लॉक में जाएंगे, जहाँ पे KMnO4 का प्रिपरेशन लिखा, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये पूरा पार्ट यहाँ पे कवर होता है। प्रिपरेशन मैंने बता दी KMnO4 की। डाइक्रोमेट के भी बता सकते हैं, लेकिन डाइक्रोमेट थोड़ा आउट चला जाएगा, इसलिए डाइक्रोमेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो अब मैंने जो, और ये जो मैंने बोला है, इस टाइप का स्टेटमेंट भी वहां पे आपको लिखा मिलेगा। ठीक है ना। तो हेंस फॉर क्वांटिटेटिव कन्वर्जन, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं इसीलिए, हेंस for quantitative conversion of K2MnO4 into KMnO4, oxidation must be carried out in a strongly alkaline medium। ठीक है। अच्छा, ये जरूर देखिएगा आज NCERT में आप लोग डी ब्लॉक में। ठीक है। आज NCERT में एक चीज और देखिएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, कॉपर वाला जो मैंने पॉइंट पढ़ा वो भी वहां पे लिखा मिलेगा। मर्क्यूरी का नहीं मिलेगा बेटा, है ना। मर्क्यूरी प्योरली सॉल्ट का बेसिस हो गया है। ये डी ब्लॉक का जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने मिक्स एसिड एनाइड पढ़ा है, वो भी, और वो तुम लोगों ने पढ़ा था हैलोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। पढ़ा आप लोग में से किसी ने? हेलो, हैलोजन की रिएक्शन वाटर के साथ किसी ने पढ़ा? NCERT से नहीं पढ़ा? नो सर, नहीं पढ़ा। ओके, क्या किया तुमने फिर नहीं पढ़ा बेटा? फिर एक रिएक्शन इसमें और हम बनाएंगे। देखिए, जैसे बेटा हमने लिया यहाँ पर MnO4 माइनस लिया और हमने Mn2 प्लस लिया, और हमने कहा बेटा इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन होती है तो तुम बता सकते हो क्या रिएक्शन होगी? इन दोनों के बीच की रिएक्शन बताओ कुछ। प्रोपोर्शनेशन। तो देखिए कैसे सोचेंगे। ये मैग्नीज का एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। नो डाउट इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है और ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो इनके बीच ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हुई? इनके बीच ऑक्सीडेशन स्टेट 6 भी है, 4 भी होगी और 2 है। तो अब हमें जो इनका कॉम्प्रपोर्शनेशन बेटा होगा, यहाँ जो कॉम्प्रपोर्शनेशन होगा, उस कॉम्प्रपोर्शनेशन में आप हमको ये बताइए प्रोडक्ट क्या बनाऊं? 4 वाला बनाऊं, 6 वाला बनाऊं? 4 वाला। अच्छा चलो, मान लिया दिमाग में आ गया, हम 6 डिपेंड वाला करेगा। बना दे। मान लिया बेटा 6 वाला बना दिया, मेरे दिमाग में फितूर आ गया, हमने 6 वाला बना दिया। लेकिन अभी मैंने बताया कि मैग्नेट आयन कभी भी एक्वस फेज में सरवाइव नहीं करेगा। जब तक मीडियम स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं होगा, सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो पानी है, तो पानी में तो बन ही नहीं सकता, मतलब ये छेनी वाला नहीं बनेगा, और बन भी गया तो किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2 में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? MnO2 बनाएंगे, है ना। MnO2 आएगा। ये भी रिएक्शन NCERT में लिखी है, जब आप KMnO4 पढ़ना तो उसी के आगे रिएक्शन है KMnO4 की लिखी हुई है। एक्चुअली इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है कौन? जिंक सल्फेट कैटेलाइज करता है। जिंक सल्फेट कैटेलाइज करता है, या फिर
ZNO भी कैटालाइज करता है, ठीक है ना, ये कैटालाइज करते हैं, यहाँ पे MnO2 बन जाता है। तो स्टूडेंट डिस्प्रपोर्शनेशन के मैंने अब तक 3 पॉइंट कवर कर लिए। अब डिस्प्रपोर्शनेशन का मैं चौथा पॉइंट कवर करने जा रहा हूं। इसको मैंने कई बार बताया भी आपको, और स्पेशली पहली बार मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट में। देखा जाए तो अब रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गई, अब मैं आ रहा हूं हीटिंग इफेक्ट। 5वीं टाइप की रिएक्शन जो है बेटा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिलेटेड है, तो इसको अभी डिस्प्रपोर्शनेशन का पार्ट हम मान के चल रहे हैं। इसमें ये है अगला पॉइंट ये कि जो अस एसिड्स हैं, है ना, अस form of oxy acids and their anions, या और अच्छे से ऐसे कर लें पर हटा दो, अस फॉर्म of oxy acids and those oxy acids in which central atom is in lower oxidation state such acids undergo disproportionation on heating, on warming, ठीक है ना, वार्मिंग पर वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। यानी किसी ऑक्सी एसिड या किसी ऑक्सी एनायन में अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा लोअर है ना, मैक्सिमम कॉमन से लोअर है, तो उसको अगर हम हीट करते तो क्या होता, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल हमने आपको बताया था H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड का बताया, या कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 है। तो +3 अगर है तो आप लोग बताइए बेटा लोअर हुआ कि नहीं हुआ, मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, 4 आ गया। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, कार्बन से लोअर गया एक +2 और एक कार्बन से हायर गया +4 आ गया। तो +2 अगर लिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, CO, एंड यहाँ लिख दिया CO2 लिख दिया, एंड बाकी वाटर लिख दिया। इसी रिएक्शन को बेटा अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, जब मैं डिस्कस कर रहा था कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेटिंग करेक्टर, जब मैंने इसकी रिएक्शन किसी ऑक्सलेट के साथ कराया था, है ना। यस सर। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हम जैसे यहाँ पे करा रहे हैं, मान लिया हमने लिया H3PO2 ले लिया, H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये भी लोअर है। हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पर क्या होगा, +1 से लोअर गया, मान लो फास्फीन बनाया, लोअर स्टेबल -3 आ गया। एक हमने बना दी H3PO2 बना, H3PO3 बना, 3 आ गया। लेकिन देखा जाए तो ये भी तो बेटा है ना, ये भी तो डिस्प्रपोर्शनेट फिर कर जाएगा ना। फिर मान लिया डिस्प्रपोर्शनेट कर गया H3PO2 में और H3PO4 में, फिर डिस्प्रपोर्शनेट कर गया PH3 में और H3PO3 में, फिर डिस्प्रपोर्शनेट कर गया। मतलब कहने का ये होगा
कि जब मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा तो वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो स्टेबल होंगे रिगार्डिंग डिस्प्रपोर्शनेशन। बताओ बेटा। फास्फीन। H3PO4 फास्फीन, एक तो फास्फीन हो गया, एक तो ये आ जाएगा। इसके अलावा और कौन होगा इनमें? H3PO3, H3PO4 H3PO4 फास्फोर, PO4 H3PO4 स्टेबल हो, क्योंकि H3PO4 में फिर बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो, रुक जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे यहाँ पे? फास्फीन गैस बनेगी और प्लस H3PO4 बनाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ गया, -3 आ गया। बैलेंस कर लीजिए। +1 से हम गए +5, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? निकाले। इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यानी इसको हमने लेन देन बराबर है इलेक्ट्रॉन का, ट्वाइस कर लें, 6 बराबर हो गया। ठीक है। फास्फीन बेटा, ये फास्फीन बनाने का मेथड भी हो गया। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि फास्फीन बनाने का मेथड क्या है कि व्हाइट फास्फोरस को आप क्या करें? हीट करिए। किसके साथ? NaOH के साथ। ऐसे स्टूडेंट एक काम और कर सकते हैं हम लोग, H3PO3 ले लें। H3PO3 को अगर हीट करें तो अगेन क्या बनेगा? फास्फीन स्टेबल प्रोडक्ट एंड प्लस अगेन H3PO4 बन जाएगा। 5 और -3 बैलेंस कर लीजिए। +3 से -3, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसको हम मल्टीप्लाई करें 3 से, आ गया 4 से। ठीक। इसी में एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसका एक सॉल्ट ले लिया, NaH2PO2 को मैं हीट करता हूँ। इसको बेटा अगर हीट करें तो बनेगा क्या? फास्फीन बन जाएगा, है ना। फास्फीन बन गया, प्लस क्या बनेगा? एसिड बनना चाहिए, H3PO4 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्वाइस आएगा ना, बैलेंस करो तो 2 आएगा। अच्छा, 2 सोडियम है तो सोडियम आयन बेटा कहाँ लिखोगे? किसके साथ लिखोगे सोडियम? PH3 के साथ कि H3PO4 के साथ? PH3 बोलो। H3PO4 नहीं, PH3 के साथ तो बेटा आएगा नहीं सोडियम, एसिड के साथ आएगा ना, अनजुअल फॉर्म में, Na+ के फॉर्म में। तो यहाँ आएगा क्या? Na, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा Na2HPO4। तो ये तीनों का देखा आपने। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। जब किसी फॉर्म ऑफ एसिड को हीट करेंगे, यानी जिस एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन, लोअर कॉमन है, तो आपको क्या बनाना है? हाइड्राइड बनाना है, नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाना और एक फॉर्म ऑफ एसिड बना। देखो, हाइड्राइड बनाया, एक फॉर्म ऑफ एसिड बनाया, हाइड्राइड बनाया, एक फॉर्म बनाया, हाइड्राइड बनाया, एक बनाया। ये बात यहां लागू नहीं हो रही इसमें, वो लोअर कॉमन नहीं है। ठीक। अच्छा, अब मैं इसी कंसेप्ट को आगे लगाता हूं। चलिए बेटा, बात करते हैं यहां पर H2SO3 लिया, H2SO3 को हीट कर रहा हूं। बताओ प्रोडक्ट बोलो। अभी मैंने एक बात बोली थी बेटा, क्या कि जब किसी ऑक्सीएसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर कॉमन हो तो +4 है। लोअर कॉमन है कि नहीं? कॉमन अनकॉमन है? कॉमन कॉमन ऑक्सीड ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, 6। तो हमने प्रोडक्ट क्या बताया था? प्रोडक्ट कैसे सोचोगे? एक हाइड्राइड बनाना है, हाइड्राइड में क्या बनाओ? हाइड्राइड में H2S आ गया, और एसिड क्या बनेगा? एक एसिड H2SO4। बैलेंस करते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट 6, -2, तो +4 से -2 गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया 4, 4 दूना 8, 8 बैलेंस हो गया। अच्छा देखो, प्रोडक्ट बेटा बन तो गए, लेकिन याद करो ये जो प्रोडक्ट मिले हैं H2S और H2SO4, ये एक साथ क्या जिंदा रह सकते हैं? दोनों एक साथ रह सकते हैं? H2S और H2SO4 एक साथ रह सकते हैं क्या?
नहीं, नहीं रह सकता। और बिल्कुल ना ही H2S और H2SO3 एक साथ रह सकते हैं। क्यों? कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा ना। यस सर। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ये जो H2S था, ये H2S जो बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिडॉक्स रिएक्शन होगा, इसका रिडॉक्स हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर में, अपना रिड्यूस हो गया SO2 में। प्लस बैलेंस करिए इसमें, -2 तो +2 और यहां पर आ गया +6, बैलेंस्ड है ना, 0 एंड +4 प्लस ट्वाइस वाटर। लेकिन जो SO2 है ना बेटा, ये SO2 ये पानी में डिसॉल्व हो जाती है कि नहीं होती? SO2 की वाटर में सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो या इसको हम ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं यार, H2S plus H2SO4 and this gives sulfur plus H2SO3 and plus H2O। अब हम जोड़ देते हैं इसको। हमें इसमें रिमूव क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना है H2S। H2S रिमूव करना तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ओके, H2S यहाँ एक बना था, यहाँ पे एक बन गया, तो फाइनल बना क्या? मल्टीप्लाई बाय 2 3H2SO3। On heating this, it produces sulfur plus 2 molecule sulfuric acid and plus 1 molecule of water। बन गया फाइनल इक्वेशन। देखो 7H2SO3 वाटर बन गया ना, फाइनल इक्वेशन आ गया नहीं आगे? 7H2SO3 7H2SO3 कैसे आ जाएगा भाई? सर 2H2SO काटना है ना, सर ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई करोगे? हमको जवाब दो। हमको एक ये H2S हटाना है, H2S यहाँ लिया, एक H2S यहाँ लिया, खत्म होगी बात। तो H2S कैंसिल हो गए, हमें रिएक्टेंट साइड सिर्फ SO3 लेना है। H2SO4 कैंसिल आउट हो गया, उधर 3 थे, इधर 2 ही बचे। सही है, ठीक है ना? यस सर। इसको हमने और कर दिया RS से। एक काम और कर सकते हो, एक रिएक्शन और लिख सकते हो क्या, कि मैं H2S और H2SO3 का रिएक्शन बना सकते हो। जो मैंने सल्फर बनाया ना, इस सल्फर की जगह आप ये भी ले सकते हो, क्या? H2SO3 भी ले सकते हो। भाई ऐसा तो है नहीं बटन दबाते तुरंत पूरा का पूरा एक बार में H2SO3 डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, जैसे जैसे H2S बनेगी। ओके, तो ये था सल्फ्यूरस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब मैं ऐसे ही आपको बताता हूं नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शन। नाइट्रस एसिड, ये HNO2 है। HNO2 को बेटा अगर हम वार्म करें, इसको हम वार्म करें, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बोला, बताओ। मैंने क्या बोला? एक हाइड्राइड बनाना और एक एसिड बनाना। हाइड्राइड में हाइड्राइड बोलो, क्या लिखूं? हाइड्राइड में बोलो अमोनिया प्लस दूसरा नाइट्रिक एसिड। बैलेंस करो, 5 - 3, तो यहाँ +3 से -3 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन हो गया 4, यानी हो गया 4। हाइड्रोजन इधर हो गया 4, हाइड्रोजन इधर हो गए कितने? 6, यानी 1 वाटर हम जोड़ दें, हो गया बैलेंस कि नहीं हुआ? बैलेंस हो गया। अब दूसरी बात ये बताओ बेटा, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड एक साथ सरवाइव कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? पहली बात देखो, अमोनिया में बेसिक है, नाइट्रिक एसिड में एसिडिक है, अमोनियम नाइट्रेट तुरंत बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है और अमोनिया में रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मैंने आपको बताया नॉन मेटल के हाइड्राइड में रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा।
तो अब देखिए अमोनिया हो गया यहाँ पर, ये अमोनिया हो गया -3, और ये जो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट 5, एक ही एलिमेंट के 2 स्पीसीज यहां पर आ गए। एक में ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरे में रिड्यूसिंग है। आप मेरे को ये बताइए, इनमें जब कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो इनके बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी? एक यहां पर आ सकती क्या क्या, ये +5 +5 +3 +2 +1 0। बताओ क्या लिखूं? 0 0। अच्छा, अगर हम 0 लिखेंगे, मान ली चलो हमने 0 लिख भी दिया, तो क्या हाइड्रोजन यहाँ सफिशिएंट हैं जो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना पाए? नहीं, 6 हाइड्रोजन। ये भी तो देखना है ना। वाटर ऐसा थोड़ी कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो इन रेशियो में हमें क्या सोचना है कि कौन सी स्टेबल ऑक्साइड बनेगी, बेस्ट क्या रहेगा? स्टेबल ऑक्साइड नाइट्रोजन की कौन सी है? N2O, NO, N2O3, NO2, कौन सी स्टेबल है? जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा NO, जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे बन गया NO, इसका बॉन्ड 2.5 है। सबसे स्टेबल ऑक्साइड नाइट्रोजन की है नाइट्रिक ऑक्साइड, +2। बैलेंस करो, -3 से +2 आया और +5 से यहाँ पे +2 आया। तो अब हमको ये बताओ कि जब +5 से +2 आ गया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 3। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन। और अमोनिया में -3 से +2 आ गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 5 निकाले, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाले ना। आवाज नहीं आ रही? यस सर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेन देन बराबर होगी ना। हेलो? यस सर। तो नाइट्रोजन टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7, 7 हो गए ना। सात यहां पर हो गए। एक बार चेक कर लो दोबारा। -3 से +5 आए, सॉरी +2 आए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? रिलीज किए 5 सॉरी रिलीज किए। और इसने क्या किया? +2 से गेन कितना किए? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 15 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और इसने नहीं, गड़बड़ हो रहा है ना। So 3n है। हाँ हाँ, वही मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 8, 8 है 9 प्लस वाटर बटा कितने बने? 9 5 14 7 वाटर। यस सर। 7 वाटर। देखो अपने आप, अब देखो वाटर अपने आप फिट हो गए। वाटर के लिए मेरे कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ओके, अच्छा अब आप बताइए यहाँ पे, अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसको हटाना है बताइए? पहली वाली रिएक्शन में किसको हटाना पड़ेगा? NH3 को। अमोनिया वहां पर कितने हैं? 1 है, यहाँ अमोनिया कितने? 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें और ऐड कर देते हैं। चलिए, HNO2 कितने हो गए? 12 HNO2 हो गए। वाटर कितने हो गए? 3। चलो वाटर को अभी चलो अभी लिख लेते हो, अभी पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा मैथ कमजोर है हमारी। वार्म किया, अमोनिया कैंसिल आउट हो गया बेटा। 8 NO आ गए प्लस 9 HNO3 इधर है, इधर HNO3 कितने हैं? 5, यानी कितने बचे? 4 बचे ना। 4 HNO3। ओके, वाटर बेटा इधर कितने है? इधर 7 इधर है, इधर 3 है, 7 इधर है, उधर 3 थे ना। कितने बच गए यहाँ पे? 4। इनको हटा देता हूँ तो कितने से कटेगा? 4 से ना।
कितना है 3 3 2 1 and 1 यानी फाइनल इक्वेशन क्या बना HNO2 twice NO plus HNO3 and plus water and this is 3. आपको बता दें बेटा HNO2 ये रूम टेम्परेचर पे ही कन्वर्ट हो जाती है. HNO2 नाइट्रस एसिड फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाती है. मैं इसी पर एक सवाल बड़ा अच्छा बताता हूं. आप लोगों ने जब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायजोटाइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर. डायजोटाइजेशन. तो डायजोटाइजेशन में आपको चाहिए नाइट्रस एसिड चाहिए और नाइट्रस एसिड से आप बनाते हो NO प्लस बनाते हो, नाइट्रोसिलियम आयन बनाते हो जो कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैक करेगा. यही करते हो ना मैकेंजी में? वो लोग करते हो ना. तो कभी नाइट्रस एसिड क्यों नहीं लेते? नाइट्रस एसिड क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा नाइट्रस एसिड सरवाइव ही नहीं करती. इसलिए जहां कहीं भी नाइट्रस एसिड की जरूरत होती तो हम जानते हो क्या लेते हैं, NaNO2 और प्लस डायल्यूट HCl या डायल्यूट H2SO4 लेते हैं. यस. कभी हम नाइट्रस एसिड नहीं करते. तो यहां मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, फ्री HNO2 doesn't exist, but its salt NaNO2 exists. इसका सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा. तो आज के डेट में आपको कितनी एसिड ऐसी पता चल गई जो फ्री एसिड नहीं एग्जिस्ट करती हैं? 2, नाइट्रस एसिड और थायोसल्फ्यूरस एसिड. थायोसल्फ्यूरस एसिड में भी बेटा ऐसे होता है, तुरंत डिस्प्रोपोर्शन, तुरंत IMR, उसमें IMR हो जाता है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा. और इसी को हम लोग बेटा यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट फॉर नाइट्राइट. सर बस सर हो गया. टेस्ट फॉर NO2 माइनस. ये तो बतानी पड़ छोड़ेंगे बेटा, है ना? ये मैं बता के छोड़ता हूँ सर. बस ये बता के छोड़ देता हूँ. और इसके बाद देखिए हमारा सब खत्म हो गया. मतलब अगले क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगा हीटिंग इफेक्ट. देखिए इसमें जो नाइट्रोजन की हमने ऑक्सी एसिड, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड, सल्फर की ऑक्सी एसिड बताई दिया, 14 ग्रुप की ऑक्सी एसिड बता दिया आपको, उनका डिकम्पोजिशन 14 ग्रुप की मालूम है, 15 ग्रुप की मालूम है, 16 ग्रुप की मालूम है, 17 का बता दूंगा, एक ही का एक केस है उसमें. तो अगले क्लास में हम लोग नई रिएक्शन पढ़ेंगे हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे मेन. ठीक है, तो इतना सब याद रखना पड़ेगा. बिल्कुल बेटा, पढ़ोगे अब तभी याद हो जाएगा. आज आप बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता चल जाता कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा नहीं करेगा, हैं? और तो कोई इतने दिन बाद पता चलता है सर. अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे. आप ये बताओ, आज आप पढ़ रहे हो, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये फसल हमें कब मिलेगी? अच्छी फसल आप लोगों से जब आप अच्छा रिस्पांस करो, अच्छा प्रदर्शन करोगे 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद, जब हम आपको डिस्कशन करा चुके होंगे. अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, अभी तो बीज बो रहा हूं बेटा, बीज बो रहा हूं. पौधे भी नहीं निकलेंगे, पौधे निकलना शुरू हो गए धीरे धीरे. लास्ट टाइम दिखा दीजिए. हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे तक. सर लास्ट टाइम दिखा दीजिए. 1 मिनट. ओके सर पौधे निकलेंगे तो ना पक्का. अरे क्यों पौधे नहीं निकलेंगे? क्या जमीन बेकार थोड़ी है हमारी? ना जमीन बेकार है ना बीज बेकार है. सर इस पे एक पॉइंट याद रखना है. सब आ जाएगा. पॉइंट क्या मतलब? आपको एक जनरल बात है ना कि भाई असफॉर्म ऑफ एसिड में एक हाइड्रेट बनाना, दूसरा एक एसिड बनाना. अभी मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कैसे सोचो. मैं तो इतना समझा दिया. सर जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, हाँ, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो वो ऐसे तो देख सकते हैं ना, जैसे कि जो मेटल डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसका नियरेस्ट
क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उस हिसाब से फिर वो टूट जाएगा। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन में देखिए, इसमें हमने डिस्प्रपोर्शन में 4 केसेस बताए। नॉन मेटल का केस अलग होगा, नॉन मेटल का केस अलग हो गया, मिक्स एसिड एनहाइड्राइड जस्ट बगल बगल में। नॉन मेटल में भी ऐसे हो रहा था, देखा जाए नॉन मेटल में तो ऐसे था ना, एक लोअर और एक हायर, हायर में लोएस्ट, हायर मतलब लोएस्ट पॉजिटिव और लोएस्ट नेगेटिव। मिक्स एसिड एनहाइड्राइड में भी ऐसा हुआ। मेटल में मैंने एक बता दिया क्यूप्रस वाला और एक मर्कुरस वाला बताया, उसमें तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। अब बताया मैंने आपको ऑक्सी एसिड का। ऑक्सी एसिड में क्या बनाना, देखिए आपको मैंने बताया, 2 मिनट में आपको समझाता हूं। जैसे हमने कहा बेटा सल्फ्यूरस एसिड को हीट करो, 1 मिनट, सल्फ्यूरस एसिड को हीट करो। सल्फ्यूरस को आपने हीट किया, क्या बना, H2S, एक हाइड्राइड बना H2S और सल्फ्यूरिक एसिड बना है। अब हमको ठंडे दिमाग से सोचो, क्या H2S कभी भी H2SO4 की प्रेजेंस में रुक पाएगी, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रुक पाएगी, या सल्फर नहीं, तुरंत क्या होगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर बन जाएगा। तो सल्फर आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अब मैंने नाइट्रस को हीट किया, अमोनिया बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो अमोनिया क्या फ्री आपको मिल पाएगी, कभी नहीं। क्या हो जाएगा, इसमें नाइट्रिक एसिड अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगी, नाइट्रिक एसिड अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगी, और ऑक्सीडाइज करके अमोनिया का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो स्टेबल ऑक्साइड है, NO बन जाएगा, NO बन गया। ऐसे सोचिए। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ तुम लोग, यहां पर ऐसा मैंने क्यों नहीं कराया था, ये रिएक्शन आ जाओ। देखिए फास्फोरस की एसिड में भी मैंने क्या किया, हाइड्राइड बनाया और एक एसिड बना दिया। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर मैंने इन दोनों के बीच रिएक्शन क्यों नहीं कराया, वीक है क्यों? बताओ। फास्फीन और आर्थोफास्फोरिक एसिड के बीच रिएक्शन क्यों नहीं कराया, बल्कि देखो यहाँ पे हमने खूब धड़ल्ले से कराया। सॉरी, इसमें देखिए कम प्रोपोर्शनेशन नहीं करता ना, यहाँ पे मैंने कराया H2S और H2SO4, H2S और H2SO4 के बीच रिएक्शन कराया, अमोनिया और इसके बीच रिएक्शन कराया, लेकिन फास्फोरस में नहीं कराया। ऐसा क्यों किया हमने, कम प्रोपोर्शनेट नहीं क्योंकि करता। कम प्रोपोर्शनेशन में नहीं करता नहीं, है। ये बेटा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेफ्ट ब्लॉक किए ना, आर्थोफास्फोरिक एसिड लेफ्ट ब्लॉक की है ना बेटा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है ही नहीं। अगर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता तो हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन बाकी में बताओ, नाइट्रिक एसिड बना, देखो इधर इसमें नाइट्रिक एसिड बना, ये राइट ब्लॉक की एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, राइट ब्लॉक की एसिड है। तो और ये इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग राइट ब्लॉक, रिड्यूसिंग राइट ब्लॉक, और इसमें रिड्यूसिंग तो है लेकिन लेफ्ट ब्लॉक, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बस यही मेन चीज है आपको दिमाग में रखनी, ठीक है। सॉरी, हाँ मैं बात कर रहा था, चलो ओके खत्म करें इसको। बेटा मान ले यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट हमने ले लिया, सोडियम नाइट्राइट ले लिया सॉलिड, इसमें डालूट HCl डाला। तो जैसे डालूट डालेंगे 1 या 2 बूंद, 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दिए ऑफ एसिड, क्या बना यहाँ पे, HNO2 बनेगा, और HNO2 अपने एसिड एनहाइड्राइड के साथ बनेगा प्लस H2। ऐसा जानते हो क्यों लिखा हमने, ये सॉलिड है ना बेटा, सॉलिड में जब 1-2 बूंद डालेंगे तो जो एसिड बनेगी HNO2 बनेगी, बड़ी कंसंट्रेट बनेगी, सैचुरेटेड स्टेट में आएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि N2O3 आपको ब्लू दिखता है, तो ये क्या होगा, ये सोल्यूशन आपको पेल ब्लू दिखेगा, पेल ब्लू इन ट्रांजिशन, ट्रांजिएंट पेल ब्लू कलर लिखा जाए, ट्रांजिएंट पेल ब्लू कलर। फिर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ही डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, किसमें, HNO3 प्लस NO N प्लस वाटर, ठीक है बेटा। NO कैसा होता है, कलरलेस होता है ना, और जैसे ये
एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत बदल जाएगा NO2, और NO2 कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। तो बेटा जब यहां गैस निकलेगी, निकलने वाली गैस कौन सी होगी? NO। लेकिन बाहर जैसे टेस्ट ट्यूब में बाहर आएगी, बदल जाएगी NO2 में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। NaNO2 में मैंने एसिड डाला, क्या बन गया? HNO2 बन गया। HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट कर गया किसमें? HNO3, या डायरेक्ट बताओ, अमोनिया बना होगा और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ने अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया NO में, NO बन गया। अब NO तो कलरलेस है ना, तो जैसे कलरलेस है, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगी तुरंत NO2 में बदल जाएगी। तो आपको जो ऑब्जर्व गैस दिखी, ये ऑब्जर्व गैस कैसा आएगा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन दिख गई। तो आपको ऑब्जर्व गैस रेडिश ब्राउन मिलेगी, और इसलिए ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आज के डेट में आपको बता दें, क्लास ए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मैंने सब एनायन की रिएक्शन एसिड के साथ कह दी, कार्बोनेट, सल्फाइड, थाओसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट, सबकी रिएक्शन बता दी, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, सबकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ बता दी। तो देखा जाए तो आज एसिडिक रेडिकल का मैंने एसिड के साथ टेस्ट बता दिया, उनका प्रेसिपिटेशन बता दिया, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन बता दिए, उनके रेडॉक्स बता दिए। मतलब सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल 80% मैंने खत्म कर दिया, 70 चलो मान लो अभी स्पेसिफिक टेस्ट रह गया, पूरा खत्म करा दिया। पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शन खत्म, सॉल्ट है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में काफी खत्म हो गया। सर हाँ बोलो सर, नेक्स्ट क्लास में आप एक बार ओवरऑल रिवीजन करवा देना ना सर, एडवांस के लिए हमारे। अरे यार तुम क्या करते हो, रिवीजन कराएंगे पढ़ाएंगे हैं? सर एक सर क्लास थोड़ा दान सा दे दो ना करवा सर। दीजिएगा सर, मेन पॉइंट बता दीजिएगा 15-20 मिनट में। कंक्लूजन। तो यहाँ पर चलो ठीक है, देख लेंगे बेटा। सर एक क्लास थोड़ा सा दान कर सकते हैं सर, ऐसे मतलब। हाँ सर। अरे बेटा ये दान ही तो चल रहा है, सर उसकी सर जगह ये एक्स्ट्रा क्लास दान लगा नहीं देना चल रहा है संडे। सर। ये दान नहीं चल रहा है। सर आपने इतना पढ़ा दिया, क्या क्या याद रखे? सर हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है दिमाग में तो। ओवरलोडेड हो गए बिल्कुल। अच्छा मेरा अपना, मैं आपको बता दूं, मैं ये चाहता हूं कि हम इतना ना पढ़ाएं, मतलब हकीकत बताएं, मैं चाहता हूं इतना ना पढ़ाएं। मैं आपसे कह दूं बेटा, नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इसमें डिस्प्रपोर्शनेट करेगी, बस इतने हम बताना चाहते हैं। जरा सोचो, मैं इतना ही बता दूं और हमने कहा बेटा इसको याद कर लो, तो आपको क्या लगेगा? याद ही नहीं हो इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा बेटा सल्फ्यूरस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट ये भी कर जाएगी क्योंकि एसिड है, और इसमें सल्फर H2SO4 में बनेगा, डायरेक्ट बस रिएक्शन लिख के छोड़ो। तो इसमें क्या है कि आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। आप सोचो सर हम कितनी याद रखें, अब कम से कम इसके लिए आप अभी तो मैंने पढ़ाया, आप खुद पढ़ोगे, जब आपको कम समझ में आएगा आप बिलबिलाओगे, आप सोचोगे कि हम क्या सोचे, फिर यही रिएक्शन की स्टडी जब कायदे से करोगे तुम्हें लगेगा हाँ यार एक हाइड्राइड बनाएगा, एक एसिड बनेगा, दोनों में रिडॉक्स होगा, फिर फाइनल आएगा, ऐसे सोचेंगे तो आपको अपना डेवलपमेंट हो जाएगा, तब आपको यही रिएक्शन प्रेडिक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। पी ब्लॉक डी ब्लॉक के तो चैप्टर में अभी आप देखिएगा सेकंड वीडियो लेक्चर में कल दूंगा। हेलो, हाँ यस सर। कल अभी वीडियो लेक्चर मैंने सॉल्बिलिटी पे क्लास बना के दिया, कल आ जाएगा, आप देखिएगा उसमें सॉल्बिलिटी पे मैंने कैसे बताया, तुमको कैसे पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में, मैंने कैसे दिया है। अभी तुमने देखा होगा पहला वीडियो लेक्चर मेरा, क्लासिफिकेशन में तुरंत फटाफट लिख दिया, नहीं लिखा? किसी ने देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा नहीं देखा है सर। देखना और अंतर तुम्हें लगेगा। जूम क्लास, और उसमें मैंने क्या लिया, डायरेक्ट मैंने क्लासिफिकेशन फटाफट लिख दिया, नहीं लिखा? 40 मिनट का था और आपको यहाँ पहले समझाया था मैंने। ओके चलो ठीक है बेटा, छोड़ता हूँ आप सब लोगों को। सर तो कोशिश करिएगा अगली क्लास में मैं भिजवा दूं, बता देंगे, परेशान मत हो, लेकिन 7:30 तक पढ़ाऊंगा, क्यों? हाँ चलेगा सर।
यस सर। हाँ ठीक है ठीक करा देंगे। हाँ ये सर चलेगा। ठीक है सर, हाँ, चलेगा ओके चलेगा। ओके 1 घंटे का रिवीजन ओके करा ओके देना, ओके। फिर बाद में पढ़ा दे बैठ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर चलो होमवर्क ठीक। होमवर्क अगले बेटा क्लास वही में डिस्कशन के क्लास कर लेना। या एक मिनट देखें, एक मिनट आप लोग बने रहिए इस पे। मैं देख लेता हूँ, अगर मान लिया डिस्प्रपोर्शनेशन पे कोई आ रही हो तो आपको करवा देता हूँ। सर टाइप्स ऑफ 1 रिएक्शन का हो तो मिनट। दे दो वरना रहने दो। हाँ सर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ही दो। टाइप ऑफ रिएक्शन की दूंगा। काम प्रपोर्शनेशन। ओके, ऐसा करो, टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो तुम लोग। टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 26 का कर लेना। टेक्स्ट क्वेश्चन है ना? यस सर। टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 26 में, मतलब जहां तक अपन लोगों ने किया है ना बेटा, उसके आगे टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन इसमें पहला टेक्स्ट क्वेश्चन करना, दूसरा अभी चाहे तो मत करना, है ना? दूसरा मत करना। दूसरा कर सकते हैं, फिर मेरे को डिस्कशन ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? तो दूसरा भी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो पहला कर डालो। ठीक है बेटा? पेपर आप बना या रहे हो? चलो, हाँ पेपर बेटा मेरी है। क्यों, क्या ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्वेश्चंस बता दो। क्वेश्चन बता दो। कितने क्वेश्चन आएंगे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिएक्शन के बता कितने, दो। वो ही बता दो सर। सर मतलब 11 तो नहीं है ना मतलब? 11 के बारे में क्यों चिंता करते हो बेटा? 11th नहीं आ रहा है। सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से 11th कितने नहीं आएंगे? है ना? 12th का ही तैयार करना है। अब ये पता नहीं बेटा कितने आएंगे, वो मेरे को भी याद नहीं है। मैं तो बना के दे दिया, सर फाइनल करेंगे, है ना? सर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर, है ना? सर के हाथ में है। तो ठीक है, चलो आप तो टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। सुनो हम बताएं, टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। आगे वाले में जितने 2 टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने हो जाए, दोनों हो जाए, दोनों कर लेना, या दोनों दे देता हूँ, ठीक है? दोनों कर Yes, sir. लेना, तो फिर एक Yes, टेक्स्ट sir. क्वेश्चन ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे। और Yes. कोऑर्डिनेशन की तो रहने दो, फिर कोऑर्डिनेशन पे तो हुई है प्रैक्टिस तुम लोगों की। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके 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 सर। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। गुड तो अभी नाइट तक तो ऐसे ही लगता है कि कोऑर्डिनेशन ही पढ़े हैं बस। सर कोऑर्डिनेशन ही पढ़े? यस। हाँ सर, वही इजी जाता हाँ। है। सबसे आसान चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन है और मेटलर्जी है। मेटलर्जी इससे भी आसान है, ठीक? उससे बढ़िया केमिकल बॉन्डिंग आती है, उससे बढ़िया जो है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी पी ब्लॉक सॉलिसिस वगैरह आती है। ठीक, चलो Yes. ओके बेटा, Okay, sir. Thank you. ओके, गुड नाइट।